चलिए स्टार्ट किया जाए जावा का। तो सबसे पहले कल हमने देखा था कि एक छोटा सा हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम। इस हेलो वर्ल्ड के प्रोग्राम को आज हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे पहले। फिर हम लोग देखेंगे कि अगर सिंगल फाइल में मल्टीपल क्लासेस हैं तो कैसे स्टोर करेंगे, कैसे सेव करेंगे, कैसे रन करेंगे उनको। अगर हम अपने नाम से उसको सेव करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें पहले क्लियर करेंगे। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। उसी प्रोग्राम को यहाँ पे समझते हैं, तो फिर से लिखते हैं। सबसे छोटा प्रोग्राम सी लैंग्वेज जावा का। और सबसे पहले जावा में क्या लिखते हैं, पब्लिक क्लास। कि जावा क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, इसलिए हम लोग क्या यूज करेंगे, क्लास। यहाँ पे क्लास आएगा और क्लास का नाम क्या लेंगे, लो। कल क्या नाम लिए थे, लखनऊ से बना। और यहाँ पे मेन मेथड पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। मेन के अंदर क्या लिखेंगे, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का यस कैपिटल में है क्योंकि क्लास है जावा में, आर जी। और यहाँ पे लिख सिस्टम। सिस्टम का यस कैपिटल में है, ये भी एक क्लास है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। और यहाँ प्रिंट करेंगे हेल्प। कल इस प्रोग्राम को हम लोग क्या किए थे, रन किए थे। बस समय के कमी होते हुए की वजह से हम लोग फिर से नहीं देख पाए थे। आज इसको अच्छे से प्रॉपरली अंडरस्टैंड करते। चलिए, आप लोगों ने लिखा होगा कॉपी में। सबसे पहले बात करते हैं, जैसे जैसे हम लिखते जाएंगे लिखते जाइएगा, अदरवाइज सब लिख देंगे तो आपको पता नहीं चलेगा, खिचड़ी बन जाएगा बिल्कुल। तो कॉपी ले लीजिए और जैसे हम लिखते जा रहे हैं लिखते जाइए। सबसे पहले बात करते हैं, ये जो ऊपर लाइन दिख रही है, इस पूरे लाइन को अगर हम पूछेंगे, पूरे लाइन का क्या नाम है, पूरे लाइन का नाम क्या है, तो लिखिए। ये जो लाइन है तो अगर एक नाम से कहना होगा तो क्या नाम का इसका लेंगे, तो कहेंगे हम लोग क्लास हेडर। तो हम लोग कहेंगे क्लास हेडर। हेलो, हाँ सुबह। डीबीडी में हमने पूछे थे तो बताएंगे, देखो आज हो सकता बताए। हाँ हाँ, तो देखो हमने एक सर से पूछा हुआ है तो बताएंगे, क्या करते हैं। हाँ 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 हाँ। तो जिसने आपको बताया था उनसे भी एक बार आप क्लियर ये पूछ लीजिए, वो लिंक कुछ सेंड करेंगे ना, ऐसे तो कैसे पता चलेगा। तो बीबीसी वेबसाइट ओपन करो, नेट चेक कर लो नेट पे। यहाँ पे देखिए, अभी हम क्लास ले रहे हैं, क्लास के बाद हम देखें। चलिए यहाँ पे देखते हैं। फिर हमने देखा कि ये जो ऊपर लाइन है, लाइन को किस नाम से जानते हैं, क्लास हेडर। लाइन को क्या कहेंगे, क्लास हेडर कहेंगे। और ये जो आप करली ब्रेसेस देख रहे हैं, ये ओपनिंग करली ब्रेस और क्लोजिंग, पूरे पार्ट को क्या कहेंगे, क्लास बॉडी। क्या है आपके क्लास का बॉडी है। और इस पूरे लाइन की बात करें, पूरे लाइन को क्या कहेंगे, मेथड हेडर। क्या आपका मेथड है और पूरे लाइन का नाम होगा मेथड हेडर। और ये करली ब्रेसेस जो ओपन है तो कहेंगे मेथड बॉडी। इस पूरे लाइन का नाम, पूरे लाइन को आप कहोगे स्टेटमेंट।
जावा में क्या कहेंगे, स्टेटमेंट। अब आ जाते हैं एक एक वर्ड पे। ये तो हुआ लाइन बाय लाइन, किस लाइन को किस नाम से जानेंगे, ये अभी हमने लाइन बाय लाइन देखा। अब हम इसको वर्ड बाय वर्ड देखेंगे। सबसे पहला वर्ड पब्लिक। पब्लिक क्या है, एक्सेस स्पेसिफायर। एक्सेस। क्लास क्या है, लाइन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की डिजाइन प्रोवाइड करता है कौन, क्लास, डिजाइन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हेलो वर्ड क्या है, क्लास नेम, क्लास का नाम, क्लास नेम। ये जो आपका लगा हुआ है इसको बोलते हैं ओपनिंग करली ब्रेस। ओपनिंग करली ब्रेस। इसी को एक और नाम से जानते हैं, ओपनिंग फ्लावर ब्रेस। ओपनिंग करली ब्रेस या ओपनिंग फ्लावर ब्रेस के नाम से ये जाना जाता है। ये जो आपका लिखा हुआ है क्लोजिंग, इसको बोलते हैं क्लोजिंग करली ब्रेस। करली ब्रेस को क्लोजिंग फ्लावर ब्रेस भी बोलते हैं। ये जो पब्लिक है ऊपर जैसा कि लिखा हुआ क्या है, एक्सेस स्पेसिफायर। स्टैटिक क्या है आपका, ऑप्शनल, ऑप्शनल मॉडिफायर। स्टैटिक को दो नाम से जानते हैं, ऑप्शनल मॉडिफायर और नो आर्गूमेंट। और इसको, हाँ, नो आर्गूमेंट नहीं, ऑप्शनल मॉडिफायर और नॉन एक्सेस स्पेसिफायर। नॉन एक्सेस स्पेसिफायर, दो नाम इसके हैं स्टैटिक के, ऑप्शनल मॉडिफायर और नॉन एक्सेस स्पेसिफायर। वाइड को, POID है, वाइड को बोलते हैं इम्पटी रिटर्न टाइप। मेन जो है इसको बोलते हैं मेथड नेम, ये आपके मेथड का नाम है। ये जो लगा हुआ है इसको बोलते हैं ओपनिंग ब्रेस। ब्रेस बोलते हैं इसको, ओपनिंग ब्रेस। स्ट्रिंग आपकी प्री डिफाइंड क्लास है जावा में, प्री डिफाइंड क्लास। इस पैकेज में स्टोर है, डिफॉल्ट पैकेज में, प्री डिफाइंड क्लास। ये जो सिंबल लगा हुआ है इसको बोलते हैं ब्रेकेट। ये आपका ब्रेकेट इसको बोलते हैं, इसको ब्रेस बोलते हैं, उसको फ्लावर ब्रेस बोलते हैं। याद रखिए, करली ब्रेस, ब्रेस और ब्रेकेट। ये जो दो ब्रेकेट ब्रेकेट लगा हुआ है इस टाइप से, ओपनिंग क्लोजिंग, को बोलते हैं अरे। ये अरे का सिंबल है, उसमें भी वन डायमेंशनल अरे। इसको दिखा रहा है वन डायमेंशनल अरे को, 1D अरे, वन डायमेंशनल अरे है। और ये ARGS क्या है, अरे का नाम, अरे नेम, अरे नेम। कहीं पे कुछ कंफ्यूजन हो पूछ लीजिएगा, ठीक। करली ब्रेस को बता ही दिए आपको, ओपनिंग करली ब्रेस, क्लोजिंग करली ब्रेस। ये सिस्टम, सिस्टम क्या है, प्री डिफाइंड क्लास। आउट क्या है, स्टैटिक वेरिएबल। प्रिंटलन क्या है, मेथड, प्री डिफाइंड मेथड वो भी, फाइन।
टू डिस्प्ले डाटा। किस लिए यूज होता है? ये डिस्प्ले करने के लिए यूज होता है। ये जो हेलो वर्ड लिखा है ये क्या है? स्ट्रिंग इनपुट है, स्ट्रिंग टाइप का इनपुट है। स्ट्रिंग टाइप का इनपुट हम यहाँ दे रहे हैं। ये जो सेमी कॉलन लगा है इसको बोलते हैं लाइन टर्मिनेटर। लाइन टर्मिनेटर बोलते हैं सेमी कॉलन। ये हो गया, इस प्रोग्राम में लिख लीजिए हर चीज़। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। कहीं पे कुछ ना समझ में आ रहा हो बता दे। आ रहा समझ में सब? ये क्या लिख लिए? चलिए देखिए अब आगे। अब इसको हम लोग समझते हैं। ये तो हुआ कि किस लाइन को किस नाम से जानते हैं, कौन सी चीज़ को क्या बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं, जैसे इस लाइन में आप देखो, लाइन में 3 वर्ड है, पब्लिक, क्लास, हेलो। हेलो लखनऊ। तो पब्लिक क्या है? एक्सेस स्पेसिफायर है। ये आपका क्लास क्या है? डिजाइन प्रोवाइड करता है, ब्लूप्रिंट इसको बोलते हैं। जैसे ये घर जो बनी, जो ये मार्केट बनी है, का सबसे पहले क्या बना होगा? नक्शा, कि कितने फ्लोर का होगा, कहाँ पे दरवाज़ा होगा, किधर से सीढ़ियाँ होंगी, गैलरी कितनी चौड़ी होगी, शॉप कहाँ कहाँ पे होंगे। तो ये जो डिजाइन है या नक्शा जो है वो कौन प्रोवाइड करता है? क्लास। अब क्लास पे हमने क्या मार्क किया है? पब्लिक। पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर है। ये 4 प्रकार के जावा में होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और डिफॉल्ट। 4 प्रकार, चारों के अपने 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 क्या है? अपनी उनकी मतलब क्वालिटी है। वो चीज़ हम लोग देखेंगे कि क्या है, कैसे है, डिटेल से। तो यहाँ पे पब्लिक का मतलब इतना आप समझिए कि जब इस क्लास पे पब्लिक मार्क है, इसका सेंस ये है कि ये क्लास हर जगह एक्सेस होगी। पब्लिक का मतलब पब्लिकली एक्सेस। कोई भी अदर क्लास इस क्लास को एक्सेस कर पाएगा। क्यों कर पाएगा? क्योंकि इस पे क्या लगा है? पब्लिक। ये रीजन है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्लास का हमने बता ही दिया, ये ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करता है, डिजाइन प्रोवाइड करता है क्लास का। और हेलो वर्ड, हेलो लखनऊ जो लिखा हुआ है, ये क्या है? क्लास का नाम। क्लास का नाम हमेशा अपर केस लेटर से स्टार्ट होता है। और जब इसमें 2 शब्द आएंगे, देखिए हेलो एक शब्द है और लखनऊ अनदर वर्ड है। वर्ड की बात करें, दो वर्ड मिल के बना है, तो दोनों वर्ड अपर से स्टार्ट होंगे और दोनों वर्ड के बीच में स्पेस नहीं आएगा। ये क्लास के लिए आपका नाम जैसे ही लिखा जाता है। आगे ये सब और डिटेल से देखेंगे। अब ये लाइन की बात हो गई। इस लाइन पे हमारा मेनली पब्लिक के बारे में हमें जानना था। अब आ जाते हैं इसके अंदर। तो देखिए क्लास का जो है बॉडी, क्लास बॉडी जो है वो यहाँ स्टार्ट हो रही है करली ब्रेस से, और यहाँ पे इंड हो रही है। क्लास ओपन हो रहा है और क्लोज। तो जो कुछ कोड हम लिखेंगे जावा में, वो कहाँ लिखेंगे? क्लास बॉडी के अंदर। कुछ भी क्लास बॉडी के बाहर नहीं होगा। अगर बाहर लिखोगे तो वर्क नहीं करेगा। सब कुछ कहाँ होना चाहिए? क्लास के अंदर होना चाहिए। तो हम इसी क्लास के अंदर हम कोड लिखने वाले हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि जावा में क्या, आप यहाँ पे याद रखिए कि जावा में कोड जो रन होगा वो किस मेथड के अंदर होना चाहिए? मेन। क्योंकि जो एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? एग्जीक्यूशन जावा में मेन मेथड से स्टार्ट होता है। और मेन मेथड को जावा में कैसे लिखते हैं? पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। सिर्फ मेन नहीं लिखेंगे, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन।
और इसके अंदर जो लिखा है ये भी होना चाहिए, स्ट्रिंग ARGS। ऐसे लिखोगे तभी ये एग्जीक्यूट यहाँ से होगा प्रोग्राम। के पास जो पावर है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट करने की, वो कब है, जब आप ऐसे लिखोगे। अब एक क्वेश्चन इंटरव्यू में ये पूछता है इस लाइन में हम क्या क्या चेंज कर सकते हैं, व्हाट चेंजेज वी कैन डन इस लाइन, हम क्या इस लाइन में चेंज कर सकते हैं, बताइए कोई अंदाजा किसी को। वाइड की जगह पे ऐसा नहीं पॉसिबल है। हाँ हाँ, वो भी ठीक, चलिए देखिए हम बता देते हैं। यहाँ पे 3 चेंजेज के अलावा कोई चेंज पॉसिबल नहीं है इस लाइन में। पहला चेंज आप क्या कर सकते हो, आप स्टैटिक और पब्लिक जो लिखा है इसको स्वैप कर सकते हो। स्वैप का मतलब पहले स्टैटिक फिर पब्लिक, चाहे तो पब्लिक स्टैटिक लिखो चाहे स्टैटिक पब्लिक लिखो, दोनों चलेगा, दोनों वर्क। पहला चेंज। दूसरा चेंज, ये जो ARGS लिखा है ये नाम है अरे का, ये नाम आप कुछ भी ले सकते हो, आप ABCD XYZ अपना नाम भी अगर आप ARGS की जगह पे लिख दो चलेगा। दूसरा चेंज, पहला इसको आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, दूसरा ये नाम चेंज। और तीसरा चेंज ये है, ये जो नाम लिखा है ये ब्रैकेट से पहले भी आ सकता है, हम ऐसा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ हम लिख सकते हैं स्ट्रिंग ARGS और उसके बाद ब्रैकेट लगा दें। ब्रैकेट के पहले भी नाम आ सकता है, बाद में भी आ सकता है, ये तीसरा चेंज है। ठीक, तो ये 3 चीजें हम यहाँ पे कर सकते हैं। इस लाइन में हमने क्या बताया कि 3 चीजें पॉसिबल हैं, या तो आप इसको स्वैप कर सकते हैं, यहाँ पे इसका नाम चेंज कर सकते हैं, और इस नाम को ये अरे के पहले भी लिख सकते हैं। ओनली 3 चेंजेज वी कैन डन। इसके अलावा अगर आप कोई चेंज कर दोगे तो इसके पास जो शक्तिमान की पावर है वो छिन जाएगी, मतलब ये एरर नहीं आएगा, नॉर्मल मेथड बन जाएगा, एग्जीक्यूशन यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा। तो एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होता है, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन फंक्शन से। अगर इसमें 3 चेंज के अलावा कोई चेंज कर देंगे ये पावर इसके पास से हट गई, एकदम क्लियर। अब चलते हैं, अब बात करते हैं अगला इंटरव्यू के क्वेश्चन। एक इंटरव्यू का क्वेश्चन ये हो गया, अगला ये पूछता है कि मेन मेथड पे आपने पब्लिक क्यों मार किया, मेन मेथड पे पब्लिक आपने क्यों मार किया है। तो इसका आंसर ये है कि मेन मेथड को रन कौन करेगा, कौन इसको एक्सेस करेगा, क्योंकि प्रोग्राम यहाँ से ही एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कौन करता है जावा में, जावा में 2 चीज़ें यूज होती है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर, आगे वो भी बताएंगे। तो कौन पहले कंपाइलर कंपाइल कर देता है, एग्जीक्यूट कौन करता है, इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर जो है वो क्या हमने बनाया है कि आपने बनाया है या किसी और ने। आपने थर्ड पार्टी का नाम सुना है, थर्ड पार्टी जानते हो किसको कहते हैं, जो चीज़ ना तो हम बनाए हो ना तो तुम बनाए हो, किसी और बनाया, तीसरे पर्सन ने जो चीज़ डेवलप किया है उसी को कहते हैं थर्ड पार्टी एप्लीकेशन। तो जो इंटरप्रेटर है ना तो हमने बनाया है ना आपने बनाया है, जेम्स गॉडलिंग साहब बना के गए, ठीक, या किसी कंपनी ने, सन माइक्रो सिस्टम जो थी उन्होंने बनाया। तो हमारा जो इंटरप्रेटर है वो इस कोड को एक्सेस करेगा। कोड कहने का मतलब है इस मेथड को, मेन मेथड जो है इसको कौन एक्सेस कर रहा है या कॉल कर रहा है, इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर कौन है, बाहरी थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी एप्लीकेशन हमारे मेन मेथड को तभी एक्सेस कर पाएगा जब मेन मेथड पे क्या मार्क हो, पब्लिक। यार एक्सेस, एक्सेस जब पब्लिक रहेगा तभी तो एक्सेस कर पाएगा। एक्सेस जानते हो क्या कंट्रोल करता है, विजिबिलिटी को कंट्रोल करता है। अगर यहाँ आप प्राइवेट लगा दोगे तो क्या तो इंटरप्रेटर कर पाएगा एक्सेस, नहीं कर पाएगा। तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ क्या होना चाहिए, पब्लिक। पब्लिक के केस में ही ये रन होगा। तो रीजन पता चला, यही पूछता है इंटरव्यू। इंटरव्यूअर जानना चाहता कि आप डीपली अंडरस्टैंड करते हो कि नहीं कोड को, ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। समझ में आ गया, आगे बढ़े। अगला पूछता है कि स्टैटिक क्यों मार किए,
भाई स्टैटिक नहीं लगाते तो एक वर्ड कम हो जाता, छोटा हो जाता, कोड अच्छा रहता, क्यों लगा दिए, इसकी क्या ज़रूरत। देखिए स्टैटिक, क्योंकि अभी आप लोग पढ़े नहीं हो तो इसलिए हम बताते चले जा रहे हैं। हम ऐसा तो एक्सपेक्ट कर नहीं सकते कि तुम्हें आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस स्टैटिक का क्या रोल है। स्टैटिक यहाँ पे जो होता है, जिस मेथड पे स्टैटिक लगा होगा या जिस वेरिएबल पे स्टैटिक लगा होगा, वो चीज़ किसको बिलोंग करेगी, क्लास को। इस मेथड पे से इस मेथड पे स्टैटिक लगा है तो मेन मेथड किसको बिलोंग कर रहा है, क्लास को। पहली चीज इतना समझ गए। अब दूसरी चीज समझिए, जब हम किसी मेथड पे स्टैटिक मार्क कर देते हैं तो मेथड को हम बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए क्लास के नाम से एक्सेस कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि ये बिलोंग किसको कर रहा है, क्लास को। किसको बिलोंग करेगा उसी से एक्सेस हो जाएगा। तो हमें मेन मेथड को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किस केस में, स्टैटिक मार्क के केस। तो क्योंकि जो हमारा इंटरप्रिटेटर है वो ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता, क्योंकि यहाँ पे क्लास का नाम आपने तो हेलो लखनऊ दिया है, कोई और कुछ और नाम दे देगा तो लोग अलग अलग नाम देते हैं। तो इंटरप्रिटेटर कितने ऑब्जेक्ट बनाएगा। इंटरप्रिटेटर तो कोई आदमी तो है नहीं कि पढ़ लेगा कि हाँ इन्होंने फलाने ने यह नाम दिया है तो उसने वो नाम दिया है। तो एक टूल है आपका, मशीन है, सब एक तरीके से कोडिंग है। तो यहाँ पे इंटरप्रिटेटर को ऑब्जेक्ट ना बनाना पड़े, इसलिए हमने मेन मेथड पे क्या मार्क किया है, स्टैटिक। स्टैटिक स्टैटिक इसलिए मार्क किए हैं कि मेन मेथड को एक्सेस करने के लिए इंटरप्रिटेटर को ऑब्जेक्ट ना बनाना पड़े। ये है आंसर। अब बात आती है कैसे, तो और थोड़ा गहराई से समझ कि ऐसे कैसे हो जा रहा है। कल हमने आपको दो कमांड के बारे में बताया था, एक रन करने का, एक कंपाइल करने का। कंपाइल करने का हमने कमांड बताया था जावा सी, और यहाँ पे फाइल का नाम फाइल नेम डॉट जावा। ठीक, ये कंपाइल करने का हो गया। तो इसको अगर एंटर क्लिक करेंगे कंपाइल हो जाएगा। रन करने का कमांड देखिए क्या था, जावा अब सोचिए कि जब हम इंटरप्रिटेटर इसको कब एक्सेस करेगा, जब हम इसको क्या करेंगे, रन करेंगे। इंटरप्रिटेटर रन करता, कंपाइल नहीं करता, रन करने काम है। अब हम कह रहे हैं कि इंटरप्रिटेटर इसको एक्सेस करने के लिए मेन को ऑब्जेक्ट ना बनाना पड़े, इसलिए स्टैटिक लगा है। अब बात आता है कि कैसे एक्सेस कर लेगा। तो हमने बताया कि जब इस मेथड पे स्टैटिक लगा है तो मेथड किसको बिलोंग कर रहा है, क्लास को। और हम यहाँ पे क्या पास कर रहे हैं, क्लास। तो इंटरप्रिटेटर जो हमारा है इसी क्लास नेम डॉट मेन, क्योंकि नाम तो हमेशा मेन ही रहेगा, तो फिक्स है ना मेन। तो क्या करेगा, जो भी आप क्लास का नाम कमांड में दोगे डॉट मेन लगा के किसको एक्सेस कर लेगा, मेन मेथड। क्या ऑब्जेक्ट बनाना पड़ा, नहीं बनाना पड़ा। ये है रीजन। अब बता पाओगे इसके बारे में, ये आपको बताना है अगर इंटरव्यू में पूछे। अगला पूछता है कि वाइड क्यों लगा है, रिटर्न टाइप वाइड क्यों लिए हैं, क्यों नहीं इंट, फ्लोट, कैरेक्टर, लॉन्ग, बहुत ढेर सारे 8 प्रकार के प्रिमिटिव डाटा टाइप होते हैं, वो सब क्यों नहीं लिए। तो इसका रीजन समझिए। रीजन क्या है, देखिए जो वैल्यू रिटर्न होता है, मेथड अगर कोई वैल्यू रिटर्न करता तो किसके पास जाता, जो कॉल करता। भाई जो कॉल करेगा उसी को तो वैल्यू मिलेगी। अगर हम आपसे कुछ मांगेंगे तो आप दूसरे को थोड़े दे दोगे, हमको दोगे ना। तो इसको कॉल कौन कर रहा है, इंटरप्रिटेटर। तो मीन्स ये वैल्यू अगर रिटर्न होती, मान लो अगर यहाँ इंट लिखा होता तो इंटीजर वैल्यू रिटर्न होती, किसके पास जाती, इंटरप्रिटेटर के पास। अब आप खुद ही सोचो, अगर इंटरप्रिटेटर को आप 1 लाख 2 लाख या 1 करोड़ अगर दे दोगे तो क्या वो खुश हो जाएगा। इंटरप्रिटेटर क्या है, एक टूल है। क्या उसके लिए किसी वैल्यू का कोई मायने है, क्या करेगा उस वैल्यू का, वो के लिए तो वैल्यू नॉनसेंस है। मतलब कोई सेंस बन रहा है कि टूल को हम वैल्यू दे रहे हैं। मान लो किसी आदमी को रुपया पैसा मिलता तो खुश भी होता है। इंटरप्रिटेटर क्या करेगा, क्योंकि यही रीजन है, क्योंकि रिटर्न वैल्यू
गोइंग टू इंटरप्रिटेटर, ये वैल्यू रिटर्न होके इंटरप्रिटेटर के पास जानी है और इंटरप्रिटेटर के लिए वैल्यू का कोई सेंस नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, वाइड। ठीक है, कोई मतलब नहीं, अगर इंट देते भी तो कोई फायदा नहीं होता, कोई बेनिफिट नहीं होता, इसलिए हमने यहाँ क्या लिया है, वाइड, क्योंकि वैल्यू रिटर्न टाइप वैल्यू किसके पास जानी है, इंटरप्रिटेटर। समझ में आ गया। अब मेन क्या है, बस नाम है, इसमें और कोई रहस्य नहीं छिपा है, ये सिंपल सा नाम है, मेथड का नाम मेन मेथड। अगला इंटरव्यू का क्वेश्चन है, आपने स्ट्रिंग अरे क्यों लिया है, स्ट्रिंग अरे क्यों ले रहे हैं, क्यों नहीं इंटीजर, फ्लोट या अरे ही क्यों ले रहे हैं, और वो भी स्ट्रिंग अरे क्यों ले रहे हैं, कुछ और क्यों नहीं ले रहे हैं। इसका आंसर देखिए। तो क्या होता है, ये जो आप कमांड लिखते हो, पहला कमांड कंपाइल करने का, दूसरा कमांड रन करने का, ये कमांड जाके कहाँ स्टोर होता है, इसी अरे में, अरे में भाई, अरे में। तो देखो ये जो कमांड है, ये जावा क्या है, एक वर्ड है, किस टाइप का डाटा है, स्ट्रिंग। जब मल्टीपल कैरेक्टर एक साथ आएंगे तो क्या बनेगा, स्ट्रिंग बनेगा। और क्लास का नाम क्या है, स्ट्रिंग। आप देख रहे हो कि अगर एक स्ट्रिंग वर्ड होता तब अरे की जरूरत पड़ती। अरे क्या है, कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डाटा। अरे क्या है, कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डाटा। तो यहाँ पे हमें देखना है कि मल्टीपल वैल्यू, मतलब स्ट्रिंग टाइप की मल्टीपल वैल्यू स्टोर करनी है। एक तो जावा वर्ड हो गया, दूसरा क्लास का नाम हो गया, इसके साथ अगर हम वैल्यू पास करना चाहें तो वो भी यहाँ पे कर सकते हैं, कमांड के साथ वैल्यू भी पास होती है। ठीक, वो सारी की सारी जाके कहाँ स्टोर होंगी, अरे में, क्योंकि ये स्ट्रिंग टाइप का डाटा है, एक से अधिक है, इसलिए क्या लिया गया, अरे। कौन सा अरे, स्ट्रिंग का अरे। ये रीजन प्रकार से आपको बताना है। और ये तो जस्ट एक नाम है, नाम आप चेंज कर सकते हो, ARGS। इस लाइन की कहानी ये थी। ठीक, अब अभी इसका ये क्या है, बॉडी है, करली ब्रेस, यहाँ मेथड ओपन हो रहा है, यहाँ क्लोज। तो जो कुछ कोड हम इस मेथड के अंदर लिखेंगे वही रन होगा। अगर हम कोई यूजर डिफाइंड मेथड बनाते तो उस मेथड को कहाँ कॉल करना पड़ता, मेन मेथड में, तब वो जाके हमारा रन होता। तो मेथड भी आपके दो प्रकार के हैं, स्टैटिक, नॉन स्टैटिक। नॉन स्टैटिक रहेगा तो ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, स्टैटिक रहेगा तो क्लास के नाम से एक्सेस हो जाएगा। अब देखिए इस लाइन पे आ जाते हैं। तो सिस्टम क्या है, एक क्लास। जैसे यहाँ पे स्ट्रिंग क्या है, क्लास है जावा में, यस कैपिटल से है। अब प्री डिफाइंड जब है तो मतलब डिफाइंड है, ऑलरेडी बनी हुई है। जब कोई चीज़ बनी बनाई होती है तो किसी पैकेज में स्टोर होगी। पैकेज का मतलब होता है स्टोरेज। ठीक है, जैसे हम लोग के घर में स्टोर रूम नहीं होता है, उसमें हम लोग सामान रखते हैं, दाल चावल या जो भी, वैसे ही प्रोग्रामिंग में पैकेज जो है एक स्टोरेज को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें ढेर सारी क्लासेस होती हैं। जावा जब पहला वर्जन आया था तो 10,000 से ज़्यादा प्री डिफाइंड क्लास थी। आज काफ़ी आगे मतलब डेवलप हो चुका है। समय कम से कम मान चलिए 15 से 20,000 क्लासेस बनी बनाई रेडीमेड अवेलेबल हैं जावा में। उन्हीं में से कुछ क्लास हैं, जैसे सिस्टम। स्ट्रिंग क्लास जो है किस पैकेज में है, डिफ़ॉल्ट पैकेज में, इसका नाम है जावा डॉट लैंग्वेज, जावा डॉट लैंग लिखते हैं, सब आगे लिखवाएंगे। ये भी डिफ़ॉल्ट पैकेज में है, ये भी डिफ़ॉल्ट पैकेज में है, ये भी एक प्री डिफाइंड क्लास है। इस क्लास में एक स्टैटिक वेरिएबल है आउट। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछता है, आपने कैसे कह दिया कि ये स्टैटिक वेरिएबल है। इस आधार पे हम कह रहे हैं कि आउट हमारा स्टैटिक वेरिएबल है। क्या बता सकते हो लॉजिक इसका, इस आधार पे? मतलब स्टैटिक के अलावा ये कुछ हो ही नहीं सकता, गारंटी है इस बात की। मतलब यहाँ पे कोई अंदेशा नहीं है, मतलब अंदाजा नहीं लगाना है, इसमें कुछ ऐसा है जिसके वजह से और कुछ हो ही नहीं सकता स्टैटिक वेरिएबल के अलावा। तो अभी हमने आपको बताया कि क्लास के नाम से वही एक्सेस होगा जिस पे क्या लगा होगा, स्टैटिक। अब देखिए से एक्सेस हो रहा है आउट, सिस्टम से। सिस्टम क्या है, क्लास। क्लास के नाम से कौन एक्सेस हो रहा है, आउट। ये तभी पॉसिबल है जब आउट क्या मार्क होगा, स्टैटिक। नॉर्मल वेरिएबल ऐसे एक्सेस होंगे ही नहीं, इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, स्टैटिक वेरिएबल। भी प्रिंटलन क्या है, एक मेथड है। अब ये मेथड क्या है, किसी क्लास में बना होगा, तो किस क्लास में बना है, सिस्टम क्लास में। सिस्टम क्लास में बना है, स्टैटिक वर्ड के हेल्प से एक्सेस, स्टैटिक वेरिएबल के हेल्प से एक्सेस हो रहा है।
क्या करता है, ये डिस्प्ले करता है डाटा को। अब जो प्रिंट एलन है, ये दो फॉर्मेट में यूज होता है। इसको हम सिर्फ प्रिंट भी लिख सकते हैं। देखो, अगर सिर्फ प्रिंट लिखोगे तो क्या होगा, सिर्फ प्रिंट का मतलब है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ठीक। ये नहीं कि मतलब सिर्फ प्रिंट लिख दिए, ऐसा नहीं, मैं समझिए, यहाँ पे भी सिस्टम डॉट आउट लगा हुआ है। अगर आप ऐसे लिखोगे तो क्या होगा, आउटपुट आएगा, कर्सर उसी लाइन में ब्लिंक करेगा। मीन्स इसका जब आउटपुट आएगा तो ऐसे आएगा हेलो, और कर्सर जो ब्लिंक नहीं करता है, ऐसे आता जाता रहता है, वो कर्सर यहीं पे ब्लिंक करेगा। और जब आप प्रिंट एलन लिखोगे, एल एन जब लगा दोगे तो कर्सर यही जो यहाँ ब्लिंक कर रहा हो नए लाइन में आ जाए। इतनी इसकी कहानी। एलन क्या करता है, न्यू लाइन में कर्सर को ले जाता है, एलन नहीं लगाएंगे तो कर्सर लाइन में रहेगा। समझ गए, ये है। और ये जो डबल कोट्स में लिख रहे हो, डबल कोट्स लगता है तो स्ट्रिंग डाटा होता है। ये स्ट्रिंग इनपुट है, किसको दे रहे हैं, इस मेथड को। ये मेथड क्या करेगा, इस इनपुट को डिस्प्ले करा देगा। तो हेलो वर्ड इस टाइप का डाटा है, स्ट्रिंग टाइप का है, ब्रेसेस के अंदर। और ये क्या लगा है, सेमी कॉलन, इसको बोलते हैं लाइन टर्मिनेटर। मीन्स इसके आगे अब कोड नहीं, तो कंपाइलर है, इसके आगे मतलब इंटरप्रिटेटर है, इसके आगे वो नेक्स्ट लाइन में एग्जीक्यूट करेगा। ये दिखा रहा है कि ये लाइन यहाँ पे फिनिश हो गई, इंड को दिखा रहा है। समझ में आया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो कि लड़के पूछते नहीं, लेकिन उनके दिमाग में रहता है। हम भी जब बीटेक कर रहे थे, हमारे तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रहते दिमाग में, क्योंकि हम तो यहाँ से गए थे, अब हमें उतना आता नहीं था प्रोग्रामिंग। तो हम सोचते थे कि यहाँ तो सेमी कॉलन लगा दिए, यहाँ पे नहीं लगाए सेमी कॉलन, यहाँ पे भी क्यों नहीं लगाए सेमी कॉलन। बट हमारे सर बताते नहीं थे ऐसा। क्या तुम लोग सोचे ऐसा, घर जाके सोचते, या प्रोग्राम जब टाइप करते तब दिमाग में आता यहाँ सेमी कॉलन लगा रहे हैं तो यहाँ क्यों नहीं लगा रहे हैं, क्यों नहीं लगा रहे हैं। इनका भी रीजन देखिए, होता क्या है कि जैसे आप देख रहे हो, ये जो लाइन है ये है क्लास हेडर। और हमने बताया कि क्लास का बॉडी होता है, मतलब ये लाइन जो है ये शुरू यहाँ से हो रही है और फिनिश यहाँ हो रही है। ये ऑलरेडी डिफाइंड है इसका स्ट्रक्चर। जैसे ये लाइन, इस लाइन में तो इस वाली लाइन जो है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, क्या इसका कोई बॉडी है, नहीं है। तो इसलिए हम इसको यहाँ पे इंड कर दे रहे हैं, कि हम कह रहे हैं कि ये यहाँ पे समाप्त, इसकी सेवा यहाँ पे समाप्त, सेमी कॉलन। लेकिन ये जो लाइन है ये यहाँ शुरू हो रही है और यहाँ फिनिश हो रही है। यहाँ अगर आप सेमी कॉलन लगा दोगे तो ये पूरा पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये लाइन यहीं पे इंड हो जाएगी, क्योंकि ये लाइन का जो बॉडी मतलब स्कोप है वो यहाँ तक है। यहाँ ये शुरू हो रहा है लाइन और यहाँ इंड हो रहा है, ये ऑलरेडी यहाँ पे इसका ओपनिंग क्लोजिंग है। इसलिए इस लाइन पे क्या नहीं मार्क करेंगे, सेमी कॉलन। कि यहाँ पे क्या नहीं लगाएंगे, सेमी कॉलन नहीं लगाएंगे। तो जब भी इसी लाइन के बाद करली ब्रेस ओपन होगा तो लाइन पे क्या नहीं लगेगा, सेमी कॉलन। आप यहाँ देखिए, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग args, क्या यहाँ लगा है, बॉडी। तो क्या इस पे सेमी कॉलन लगेगा, नहीं। इस लाइन में कोई बॉडी है, नहीं है, तो क्या लगेगा, सेमी कॉलन। क्या हम कोई वेरिएबल लेते, मान लो हम लिखते इंट n, तो यहाँ सेमी कॉलन क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि इसका बॉडी नहीं है। बॉडी होता तो लगाते, नहीं लगाते। समझ गए रीजन, ये रीजन है। छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको क्लियर होने चाहिए। लाइन का ये इतना इसका हुआ, इसमें इतने। और एक क्वेश्चन देखो, इस पे क्या पूछता है इंटरव्यू में, कि इस 3 लाइन के प्रोग्राम में कितने प्री डिफाइंड क्लास, कितने क्लास यूज हुए हैं, क्लास इनके बताओ, कितने क्लास इसमें यूज हुए हैं, कौन कौन से। हाँ बिल्कुल, ये हो गया। और हाँ, एक स्ट्रिंग है, एक हेलो वर्ड, ये क्लास है, ये क्लास है और ये क्लास, जो अपर से स्टार्ट। कितने मेथड यूज हो रहे हैं, कुछ के मेथड की पहचान क्या है। जब भी करली क्या लगा रहेगा, ब्रेस लगा रहेगा। ब्रेस देखिए कहाँ कहाँ ब्रेस लगा है, यहाँ पे ब्रेस लगा है मेन के बाद। मेन क्या है, मेथड
प्रिंट एलन के बाद ब्रेस लगा है, ये भी तो मेथड है, प्रिंट एलन भी मेथड है, मेन भी मेथड, दो मेथड। कितने वेरिएबल यूज हुए हैं, कितने वेरिएबल, कौन कौन, तो ऐसे गेस नहीं करना है, हमें एग्जैक्टली पता भी होना चाहिए कि ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल कौन कौन से, दो कह रहे हैं तो कौन सा, नाम बता दीजिए। हाँ 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 बिल्कुल सही बात। और हमने लिख ही दिया नाम में वेरिएबल, आपने पढ़ लिया होगा। और दूसरा ए आर जी एस, ये क्या है, ये भी तो एक वेरिएबल है, ए आर जी एस जो है नाम है अरे का, वो भी वेरिएबल, ठीक है, दो वेरिएबल, तो तीन क्लास, दो मेथड हैं, तीन और दो वेरिएबल, ये भी इंटरव्यू में पूछता है। इतने क्वेश्चन इस प्रोग्राम पे बनते हैं, और ये एक क्वेश्चन बनेगा कि किस नाम से सेव करेंगे, फिलहाल क्योंकि पब्लिक लगा है तो हेलो वर्ल्ड के नाम हमने बताया। ये बताइए, इतने में कोई डाउट, सब लोग, चारों लोग एकदम क्लियर है। चलिए, इसको रन करके तो हम दिखाई दिए हैं। अब बात करते हैं, अगर एक ही फाइल में एक से ज़्यादा क्लास होती तो कैसे स्टोर करते नाम को और कैसे उनको एक्सेस करते। सिंगल पेज पे मल्टीपल क्लास होती, अभी तो एक क्लास है, और अगर हम अपनी इच्छा अनुसार नाम देना चाहेंगे तो क्या करेंगे, तो भी देख लेते हैं। ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व देखते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़े। तो हेडिंग डालिए, मल्टीपल क्लास ऑन ए इन ए सिंगल प्रोग्राम, मल्टीपल क्लास इन ए सिंगल प्रोग्राम, इन ए सिंगल प्रोग्राम फाइल, मल्टीपल क्लास इन ए सिंगल प्रोग्राम फाइल। क्लास इन क्लास बनाइए, क्लास, क्लास का नाम ले लेते हैं ए, नाम वैसे कुछ हो सकता था, और यहाँ मेन मेथड ले लेते हैं। तो मेन मेथड को हम पूरा नहीं लिखेंगे, आपको याद है, तो मेन मेथड पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, हम शॉर्ट में लिख देते हैं पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, और मेन के अंदर स्ट्रिंग ए आर जी एस, ठीक, इसको आप पूरा लिख लीजिएगा। और यहाँ पे हम एक लाइन प्रिंट कराएं, एस ओ पी का मतलब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन को एस ओ पी, और हम यहाँ पे ए प्रिंट करा रहे हैं, इससे पता चल जाए कि ए रन हो रहा है। एक क्लास हो गया, अगला क्लास बनाएंगे, क्लास कॉपी भी प्रिंट करते हैं। अगला क्लास बनाएंगे, क्लास का क्लास लेते हैं, क्लास पब्लिक स्टैटिक वाइड में जी एस, और इसके अंदर एस ओ पी। ऐसे हम कितने भी क्लास ले सकते हैं, चार बहुत है पढ़ने के लिए। देखिए पहला रूल क्या कहता है, ये पहला, इसमें नोट बना के, इतना लिखने के बाद नोट बना के लिखिए, पहला रूल, रूल वन, ये सब क्लास किस नाम से सेव करेंगे इनके लिए बता रहे हैं। पहला रूल, इफ इफ क्लास इज मार्क पब्लिक,
class is marked public, then we have to save file, save file with the public marked class name. Save file with the public marked class name. ये हुआ सिंगल प्रोग्राम के लिए। ध्यान दीजिए, ये जो हमने रूल ऑन लिखवाया है कि जब एक प्रोग्राम होता और उस पर पब्लिक लगा होता तो आप ये वाला फॉलो करते। अब अगला लिखिए, लिखिए, लिखो सेकंड, लिख लो, फिर अब सब समझ में आएगा। सेकंड में लिखिए, इफ प्रोग्राम फाइल कंटेन्स more than one class, file contains more than one class, in that case which class is marked public, which class is marked public, that class name, which class is marked public, that class name must be used to save file, save with file, to save file, उस नाम को यूज करके फाइल को क्या करेंगे, सेव करेंगे। तो क्या कह रहे हैं इस वाले सेकंड वाले में, समझिए कि जब एक से ज्यादा क्लास रहेगा तो जिस क्लास पे पब्लिक मार्क रहेगा उसके नाम से फाइल सेव होगी। जैसे देखो 4 क्लास हैं, अब 4 में से अगर ए के नाम से सेव करना है तो क्लास ए पे पब्लिक मार्क कर दीजिए, अगर बी के नाम से सेव करना है तो इस पे क्या लगाना पड़ेगा, पब्लिक। बाकी हाँ, बाकी तो पब्लिक नहीं रहेंगे, वो भी आपको लिखना है इसमें आगे, बिल्कुल वो सब डिफॉल्ट रहेंगी। जब हम कुछ नहीं लिखते तो क्या कहलाता है, डिफॉल्ट। एंड इसमें आगे लगा के लिख लीजिए, अदर क्लासेस वाले लाइन में, सेकंड वाले पॉइंट में, अदर क्लासेस वी कैन नॉट मार्क पब्लिक, कैन नॉट मार्क पब्लिक, मार्क पब्लिक, दे रिमेन्स डिफॉल्ट, दे रिमेन्स डिफॉल्ट क्लासेस। पब्लिक देखो, क्लास पे 2 ही चीजें मार्क कर सकते हैं, या तो पब्लिक या तो डिफॉल्ट। प्राइवेट और प्रोटेक्टेड हम मार्क ही नहीं कर सकते किस पे, पब्लिक पे, अलाउड नहीं। क्यों नहीं अलाउड है वो भी आगे बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आया। अगर मान लो आपकी इच्छा हुई कि हम क्लास सी नाम से इसको सेव करने की इच्छा हुई तो इस पे लगा दीजिए पब्लिक, और यहाँ से पब्लिक हटा दीजिए। ठीक है, अब क्या होगा, इसको हम सेव करेंगे जब, तो किस नाम से सेव करेंगे, C.java। चलिए ठीक है, अब इसको जब कंपाइल करेंगे तो कितनी डॉट क्लास फाइल बनेंगी, कितनी बनेंगी, 4 बनेगी। जितने क्लास हैं उतनी डॉट क्लास फाइल बनेगी। जब आप इसको कंपाइल करोगे, जब आप लिखोगे जावा C.java, तो कंपाइल होने के बाद बनेगा a डॉट क्लास डॉट क्लास डॉट क्लास, 4 क्लासेस बनेगी। अब आपकी इच्छा हुई कि मैं डी को रन कर लूं, तो कैसे रन करोगे, क्या कमांड है रन करने का, के बाद क्लास का नाम, क्लास का नाम क्या है, डी। एंटर क्लिक करेंगे तो किसका आउटपुट आएगा, डी का आएगा। डी को रन करना हुआ तो क्या लिखेंगे, जावा डी। किस क्लास का नाम देंगे वो क्लास रन हो जाएगी। समझ में आ रहा है। चलिए करिए प्रैक्टिकल, रन करके देखिए। नहीं, एक साथ नहीं, अलग अलग लिखना पड़ेगा। कमांड तो 4 बार टाइप करना ही पड़ेगा, एक साथ नहीं रहे। एक साथ रन करने के लिए आगे हम आपको पढ़ाएंगे, थ्रेड पढ़ाएंगे।
थ्रेड जब पढ़ा देंगे तो 4 थ्रेड क्रिएट करोगे, चारों एक साथ रन हो जाएंगे साइमल्टेनियसली। के लिए वो आता है मल्टीटास्किंग का नाम सुने हो, एक समय पे एक से ज़्यादा काम करना मल्टीटास्किंग होता है, वो थ्रेड चैप्टर में आएगा। होने के लिए सब हो जाता है, लेकिन आगे अभी समय नहीं है उसके लिए, किस समय बताएंगे। चलिए इसको रन करके दिखाते हैं। ये चीज़ आपकी एक्लिप्स या नेट बीन्स पे नहीं चलेगी, इस पे चलेगी ओनली नेट बीन्स पे। नेट बीन्स बोल रहे हैं, ओनली नोट पैड। कमांड प्रॉम्प्ट पे इसको हम चेक कर सकते हैं, एक्लिप्स पे नहीं। एक्लिप्स अलाउ करता है ओनली सिंगल क्लास, मल्टीपल क्लास हम नहीं बना सकते। एक में बनाएंगे तो वहाँ पे समस्या आती है, उसमें हम लोग नहीं करके किस में करेंगे, नोट पैड पे भी अभी हम लोग स्टार्टिंग में कर रहे हैं, करिए उसी पे। रन करिए, हम भी इसको कनेक्ट कर लें। प्रोग्राम कॉपी में लिखे हो कि नहीं लिखे हो? हम इसको हम भी यहाँ पे रन करके आपको दिखाते हैं। टाइप किया जाए प्रोग्राम। चलिए एक नोट पैड ओपन करते हैं और यहाँ पे हम टाइप करेंगे क्लास क्लास के एक टाइप का स्पेस दे के टाइप करिएगा पब्लिक सिंह का यस कैपिटल में लिखिएगा याद से। जैसे हम स्पेस दे के लिख रहे हैं ऐसे लिखिएगा, दूर दूर, जिससे रीडेबल रहेगा। एक क्लास हो गई, इसी को हम मल्टीपल टाइम पेस्ट करके एडिट कर देते करेंगे, बना देंगे। देखिए 4 क्लास हमने बना दिया, आप यहाँ पे देख पा रहे हो। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम किसके नाम से सेव करना चाह रहे हैं, सी के नाम से। तो हम सी क्लास सी से पहले क्या लगा देंगे, पब्लिक। तो हम पब्लिक मार्क कर रहे हैं ये, तो हम इस फाइल को सेव करेंगे सी डॉट जावा नाम से। आपकी इच्छा अनुसार जिस पे पब्लिक लगाना हो लगा लीजिए। फाइल को हम सेव करने जा रहे हैं, सेव एज, और हम इस फोल्डर में स्टोर करेंगे टाइप के जावा प्रोग्राम फोल्डर। किस नाम से सेव करेंगे, डॉट जावा, क्लास का नाम कैपिटल सी है। एक बार इसको चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे सी आगे एक फाइल की, और किस टाइप की है, जावा टाइप की। अभी देखिए यहाँ पे और कोई ए बी सी डी कोई डॉट क्लास फाइल कुछ भी नहीं है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं।
cmd कमांड प्रॉम्प्ट। पहले हमें जाना है प्रोग्राम, जावा प्रोग्राम में कैसे जाएंगे, cd डॉट डॉट, फिर से cd डॉट डॉट। अब यहाँ पे हम लिखेंगे जावा प्रोग्राम, फोल्डर में चले जाएंगे। इस फोल्डर में आ गए। अब हमें कंपाइल करना है, देखते हैं किसमें हमारी कौन कौन सी फाइल हैं। तो डॉट जावा यहाँ अवेलेबल है, तो कंपाइल करेंगे जावा सी स्पेस डॉट जावा, एंटर क्लिक करेंगे। ये सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। अब आप इस फोल्डर में देखिए यहाँ पे ए डॉट क्लास, बी डॉट क्लास, सी डॉट क्लास एंड डी डॉट क्लास, कितनी 4 डॉट क्लास फाइल बन गई, आप देख पा रहे हो। अब हम इसको रन करके देखते हैं। पहले हम रन करते हैं बी क्लास को, लिखेंगे जावा स्पेस क्लास का नाम बी, एंटर क्लिक किए। तो आउटपुट क्या आया, बी। हम सिर्फ यही प्रिंट करा रहे थे, अब बी प्रिंट हो गया। अगली क्लास हम डी को रन करके देखते हैं। तो जावा स्पेस क्लास का नाम डी, आउटपुट आया डी। ए को रन करना है, तो जावा स्पेस ए, आउटपुट क्या आया, ए। तो आप इस प्रकार से कोई भी क्लास रन कर सकते हैं। सारी क्लासेस रन हो जा रही हैं। सभी लोग इसको रन करिए प्रैक्टिकली, और कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। उसको ड्राइव में सेव करो तो थोड़ा पास के लिए इजी रहता है। डेस्कटॉप में के पास देने में समस्या होती है। क्या हुआ, कोई भी हो, ड्राइव नहीं ओपन हो रही तुम्हारी, इस पीसी में जाके ओपन करके वहाँ सेव कर लो, बन के आएगी। आर्यन हो पा रहा है कि नहीं, आया आउटपुट आया। कोई बात, जैसे बता रहे हो वैसे करो। तो कल पास नहीं सेट किए थे, आज सेट करना है ना, क्लास के बाद उसको बता देंगे। ठीक, अब देखिए अगला हमारा है कि अगर हम अपने मनपसंद क्लास का नाम लेना चाहते तो क्या करते। अगर हम अपनी इच्छा अनुसार क्लास का नाम, जैसे यहाँ पे जो क्लास का नाम हम दिए हैं वही हमें सेव कर रहे हैं, सी डॉट जावा, डी डॉट जावा। हम चाह रहे हैं कि हम अपना कुछ भी नाम ले लें, हम लखनऊ डॉट जावा से सेव कर दें, और क्लास का नाम लखनऊ ना होते हुए भी हम अपनी इच्छा अनुसार क्लास का नाम कब ले पाएंगे। इसके लिए रूल क्या है, देखिए थर्ड रूल, लिखिए। हाँ बिल्कुल। अगला लिखिए, when all classes, all classes all classes in default mark default, means all classes, when all classes mark default in that case, when all classes mark default, वही तो बता रहे हैं, डिफॉल्ट का मतलब किसी में पब्लिक नहीं रहेगा, पब्लिक रहेगा तब तो उसी के नाम से सेव करना पड़ेगा। रूल तो यही कह रहा है ना, when all classes mark default, in that case we can save file with any name,
उस केस में हम फाइल को किसी भी नाम से सेव कर पाएंगे। जैसे यही जो पिछला प्रोग्राम है, अगर यहाँ से हम पब्लिक हटा दें, अब आप किसी भी नाम से सेव कर लो, अभी नाम आप सीता, गीता या रमेश, कुछ भी नाम से आप सेव कर सकते हैं। वो करके देखिए। बाकी जब कंपाइल करेंगे उतनी डॉट क्लास फाइल बनेगी। सेम नाम रहेगा तो ओवरराइट हो जाएगा। तो भी रन करके देख लेते हैं। मैंने कहा जब एक भी पब्लिक नहीं रहेगा नाम से सेव कर लेंगे। देते हैं लखनऊ, लखनऊ डॉट जावा। यहाँ पे देखिए लखनऊ डॉट जावा नाम की फाइल आ गई। अब इसको हम लोग कंपाइल करके देखें। पहले इसको कंपाइल करिएगा, क्लिक करेंगे तो कंपाइल हो गया। अब इसको रन करेंगे, फिर वही आउटपुट हमारा आएगा जावा। अगर ए रन करना है तो ए रन करेंगे तो ए रन होगा, बी रन करेंगे तो बी रन होगा। तो आप देख रहे हैं कि हम यहाँ पे अपने इच्छानुसार नाम रख पाए हैं। कब रख पाए हैं? जब कोई भी क्लास पब्लिक मार्क नहीं रहेगी। पब्लिक मार्क नहीं रहेगा तो उसको क्या कहते हैं? डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट क्लास उसको कहते हैं। अब चलते हैं आगे। इतना समझ में आ गया? नाम किस प्रकार से सेव कर पाएंगे, कब हम अपना नाम दे पाएंगे, कब हमें उसी का नाम सेव करना होगा, ये सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो गई। क्या अभी कोई डाउट है अभी तक का? क्लियर? चलिए आगे अब अगला टॉपिक देखिए, देखते हैं अगला कौन सा टॉपिक। डाटा टाइप बताते हैं। हेडिंग डालिए डाटा टाइप, जावा डाटा टाइप। चलिए नेमिंग कन्वेंशन देख लेते हैं। नेमिंग कन्वेंशन, नेमिंग कन्वेंशन हेडिंग डालिए। कन्वेंशन, जब देखो नेमिंग कन्वेंशन की बात आती है, क्या क्या चीज़ों का नाम हम लिख सकते हैं उसको पहले देखते हैं। तो सबसे पहला आपका यहाँ पे आएगा क्लास और इंटरफेस। क्लास का नाम कैसे लिखेंगे या इंटरफेस का नाम कैसे लिखेंगे? तो जो रूल क्लास के लिए है वही सेम आपके किसके लिए यूज होता है? इंटरफेस के लिए। तो दोनों के लिए सेम यूज होता है। जैसे हम क्लास का नाम लिखेंगे वैसे ही हम किसका नाम लिखेंगे? इंटरफेस का। दूसरा देखिए, दूसरा हम लोग किसका नाम लिखते हैं? मेथड का। मेथड का नाम कैसे लिखेंगे? तीसरा हम लोग देखेंगे वेरिएबल का नाम कैसे लिखेंगे, और चौथा हम लोग देखेंगे कांस्टेंट वेरिएबल का नाम। लिखने के बाद हेडिंग डालिए क्लास। पहला देखते हैं क्लास के नाम। अब इसमें लिखिए, थोड़ा सा थ्योरी टाइप का है।
फिर इसको हम समझाएंगे भी कैसे हो रहा है। तो लिखिए क्लास नेम, तो हम यहाँ पे थ्योरी में जो लिखवाएंगे क्लास का जिक्र करेंगे, इंटरफेस के लिए भी वही सेम ही है। देखिए क्लास नेम ऑलवेज स्टार्ट विद अपर केस लेटर, क्लास नेम ऑलवेज स्टार्ट विद अपर केस लेटर, class name always start with uppercase letter and if another word will join and if another word will join and if another word will join in that case that word first letter should be in uppercase, that word first letter should be in uppercase, between two word, कॉमा लगा के between two word space not allowed, in two word is not allowed। तो इतना आपको ध्यान रखना है। अब एग्जाम्पल इसके नीचे लिखिएगा एग्जाम्पल। अगर एक वर्ड का नाम है, जैसे कि आपको क्लास का नाम लेना हेलो, पहला एक ही वर्ड है तो पहला कैरेक्टर क्या होगा, अपर में कैपिटल लेटर में। अगर दो शब्द हैं आपके नाम में, जैसे कि हेलो लखनऊ, तो पहला शब्द का ये रहेगा, पहले लेटर क्या रहेगा, ये अपर केस में, और लखनऊ क्या है, दूसरा वर्ड है, उसका भी पहला लेटर क्या रहेगा, अपर केस में। और एक चीज़ ध्यान दीजिए कि दो वर्ड है, दोनों के बीच में स्पेस नहीं है, ठीक, तो ये चीज़ याद रखनी है। अगर दो से ज़्यादा वर्ड होते तो कितने भी वर्ड आएंगे वो किससे स्टार्ट होंगे, अपर से। हर वर्ड आपका अपर से स्टार्ट होगा, ये रूल है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। जैसे कि अगर मान लीजिए नाम होता क्लास का हेलो लखनऊ, फिर इसके बाद दिल्ली भी आता तो डी भी आपका अपर में, और किसी भी वर्ड के बीच में स्पेस नहीं आएगा, ये रूल है आपके क्लास का। तो ऐसे एग्जाम्पल लिख लीजिए, फिर अगला हम लोग देखते हैं मेथड। कोई कंफ्यूजन नहीं इसमें। देखिए मेथड नेम ऑलवेज स्टार्ट विद लोअर केस लेटर, मेथड नेम ऑलवेज स्टार्ट विद लोअर केस लेटर, and if another word will join, then that word first letter should be in upper case, comma between two word space not allowed, and method always ends with braces, हमेशा ब्रेस लगा रहेगा इंड में, उसके ब्रेस में कभी पैरामीटर आएंगे कभी नहीं आएंगे, ऑप्शनल हो, ब्रेस लगा रहेगा। मेथड ऑलवेज इंड विथ ब्रेसेस। अब लिखिए एग्जाम्पल देखिए। जैसे एक मेथड है आपका डिस्प्ले, एक वर्ड है डिस्प्ले, हमने कहा कि जब एक वर्ड रहेगा तो लोअर से स्टार्ट होगा मेथड का नाम, देखिए लोअर से स्टार्ट हुआ और इंड किससे हुआ, ब्रेस से। जब दूसरा वर्ड आएगा, जैसे मान लीजिए डिस्प्ले सिटी मेथड का नाम है, तो डिस्प्ले और एक वर्ड आ गया सिटी, तो दूसरा वर्ड का जो रहेगा सी वो बड़े से रहेगा और इंड होगा में। अगर मान लीजिए एक मेथड है कैलकुलेट टैक्स डिटेल्स, क्या होगा, शुरुआत होगी स्मॉल से, कैलकुलेट लोअर केस में
टैक्स का टी कैपिटल में, डिटेल्स का डी कैपिटल में। जितने वर्ड यहाँ पे ज्वाइन करेंगे वो सब अपर से ज्वाइन होते जाएंगे। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहला शब्द जो पहला वर्ड रहेगा वो लोअर से, बाकी सब अपर से स्टार्ट होंगे। समझ रहे हैं? इस प्रकार से ये आपका रूल, ये यूज होता है किसके लिए? आपका मेथड का नाम कैसे लिखेंगे। चलिए अगला हेडिंग डालिए, वेरिएबल। देखिए वेरिएबल नेम, वेरिएबल नेम कंटेन्स फॉलोइंग, कंटेन्स फॉलोइंग। वेरिएबल नेम कंटेन्स फॉलोइंग। क्या क्या चीजें कंटेन करता है वेरिएबल का नाम? देखिए कैपिटल ए से कैपिटल जेड तक आप कुछ भी यूज कर सकते हो, 26 लेटर। स्मॉल ए टू स्मॉल जेड आप कुछ भी यूज कर सकते हैं वेरिएबल के नाम में। अंडर स्कोर आप यूज कर सकते हो। ये क्या है? अंडर स्कोर। अंडर स्कोर किसको कहते हैं? जब आप शिफ्ट बटन दबा के तो नीचे आता है कैरेक्टर के, हाँ यही आपका क्या है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दूसरा, तीसरा, ये तीन तीन हो गया। चौथा आप क्या यूज कर सकते हो? डॉलर। देन फॉलोड बाई, फॉलोड बाई 02। ये ध्यान दीजिएगा, फॉलोड बाई, फॉलोड बाई का मतलब होता है अनुसरण करना। तब फॉलो करेगा, कभी भी नंबर शुरुआत में नहीं आएगा। किसको फॉलो करेगा? इनमें से कुछ एटलीस्ट एक बार आ जाएगा या मल्टीपल टाइम आ जाएगा, उसके बाद ही क्या आएगा? नंबर। नंबर कभी भी पहले नहीं आएगा, हमेशा फॉलो करेगा इनको। तो आप इनमें से कुछ भी, और आपको ध्यान रखना है कि जो स्पेशल कैरेक्टर है, जैसे हैज हो गया, एट द रेट हो गया, ये सब अलाउड नहीं। केवल क्या अलाउड है? दो ही स्पेशल कैरेक्टर अलाउड हैं, अंडर स्कोर और डॉलर, दो ही अलाउड हैं। तो एग्जाम्पल लिखिए। जैसे आपने ये नाम ले लिया वेरिएबल का, एन, एम, ये सब बिल्कुल सही। आपने ले लिया एक्स वाई जेड 1 2 3, ठीक है। आपने लिखा 1 2 अंडर स्कोर 1 2 3, ये क्या है? सही है गलत? तो गलत कैसे है? अंडर स्कोर आ गया, उसके बाद नंबर। क्या जरूरत? हमने क्या कहा? रूल क्या कह रहा है कि इनमें से कोई एक चीज आ जाए, उसके बाद नंबर लगा दीजिए। तो अंडर स्कोर लगा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये भी क्या है? सही है। वेरिएबल बना के देख सकते हो, ये भी बिल्कुल वर्क करेगा। अगर एक लाइन ऐसे खींच दे तो ये भी सही है। अंडर स्कोर मल्टीपल टाइम प्रेस करोगे लाइन बन जाएगी। तो आपको इतना मेंशन करना है, अगर ये अंडर स्कोर है देन इट इज करेक्ट। जब आपसे इंटरव्यू में पूछेगा तो आपको इतना मेंशन करना है, इफ इट इज अंडर स्कोर देन इट इज करेक्ट। क्योंकि मल्टीपल टाइम अंडर स्कोर प्रेस करेंगे तो लाइन बन जाएगी। तो ए आप 10 बार लिखोगे तो कोई गलत थोड़ी हो जाएगा, ये भी करेक्ट करेक्ट वेरिएबल है। क्या ये गलत थोड़ी है? तो वैसे अंडर स्कोर अगर कई बार प्रेस करेंगे तो लाइन जाएगा। ये भी क्या है? सही। अगर हम लिखें एक्स वाई जेड एट द रेट ए सी, ये क्या सही है गलत? क्यों गलत है? क्योंकि अंडर, क्योंकि क्या आ गया? एट द रेट। बाकी ठीक है, एट द रेट आ गया, इसलिए इनवैलिड। कोई और यहाँ पे अलाउड नहीं है स्पेशल कैरेक्टर। ध्यान रखिएगा, इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछता है कि क्या कोई लिमिट है वेरिएबल के नाम में, कि हम 50 कैरेक्टर का नाम लिख सकते हैं वेरिएबल का, 100 कैरेक्टर का, 1000 का, क्या कोई है लिमिट? तो नहीं, कोई लिमिट नहीं। लेकिन देखिए स्टार लगा रहता है, मार्केट में खरीदने जाते हो तो स्टार लगाए रहता है, तो उसको बोलते हैं टर्म एंड कंडीशन। वैसे यहाँ पे क्या है कि लिख तो हम सकते हैं 1000 कैरेक्टर का भी नाम, लेकिन रिकॉग्नाइज कितना होगा? स्टार्टिंग के 32 कैरेक्टर, शुरुआत के 32 कैरेक्टर ही हमारा कंप्यूटर रिकॉग्नाइज करेगा, बाकी इग्नोर कर देगा। लिखने को लिख सकते हैं। ठीक, तो ये आपका था वेरिएबल के बारे में। वेरिएबल का नाम हम कैसे जावा में लिख सकते हैं, समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलिंग डालिए कांस्टेंट वेरिएबल।
constant variable always written, constant variable always written in upper case, in upper case complete, always written in upper case complete, पूरा का पूरा अपर केस में लिखना है। एग्जाम्पल देखिए, अपर केस कंप्लीट। मान लीजिए आप एक कांस्टेंट वेरिएबल बना रहे हो मिन नाम से या MIN, मिनिमम वैल्यू आपको सेट करना है कांस्टेंट में, तो क्या लिखोगे MIN कैपिटल में। मैक्स अगर बना रहे हो तो MAX। आपने एक पाई की वैल्यू पढ़ा होगा, जब हम लोग किसका क्षेत्रफल निकालते हैं, सर्कल का, पाई की वैल्यू वो भी क्या है कांस्टेंट। जब भी कोई कांस्टेंट वेरिएबल जावा में लेंगे उसमें लिखेंगे अपर केस, कंप्लीट की अपर केस। एग्जाम्पल लिख लीजिए। ये हमारा नेमिंग कन्वेंशन था। अब अगला टॉपिक हम लोग, कौन सा टॉपिक अगला है, डाटा टाइप। ये डाटा टाइप, देखिए there are two different data type used in Java. There are two, TWO2 है। There are two different data type used in Java. There are two different data type used in Java. दो प्रकार के डाटा टाइप जावा में यूज होते हैं। और उसके बाद ऐसे एक डायग्राम बनाइए। पहला आपका कहलाता है प्रिमिटिव डाटा टाइप, दूसरा आपका कहलाता है नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप। देखिए प्रिमिटिव में कितने होते हैं, अगेन कितने डाटा टाइप आते हैं, कितने प्रकार के, टोटल 8। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बाइट। और ये जो डाटा टाइप है ये सब कुछ लोअर में हमेशा लिखे जाएंगे। प्रिमिटिव जो है ये हमेशा लोअर में लिखिएगा, क्योंकि ये क्या है कीवर्ड जो होते हैं कितने होते हैं 50। टोटल आपके कितने किसमें आएंगे, लोअर केस में। सबसे पहला बाइट, देन शॉर्ट, अगला इंट, देन लॉन्ग, नेक्स्ट कैरेक्टर, अगला फ्लोट एंड डबल, और नेक्स्ट बुलियन। ये टोटल 8 प्रकार के डाटा टाइप यहाँ पे यूज होते हैं, जिसको क्या कहते हैं, प्रिमिटिव डाटा टाइप कहते हैं। नॉन प्रिमिटिव में क्या आएगा, क्लास। क्लास जो होती है वो 2 प्रकार की होती है जावा में, यूजर डिफाइंड और प्री डिफाइंड, दोनों आपकी इसी कैटेगरी में आती हैं। अगला आपका क्या आएगा, अरे, और क्या आएगा, इनम। हाँ वो कैपिटल में ही रहे, क्लास रहेगा तो कैपिटल में ही आएगी। क्लास तो हमेशा कैपिटल से ही लिखी जाती है। तो क्लास होंगी वो आएंगे नॉन प्रिमिटिव में, अरे जो आप लिखोगे वो आएगा, और इनम आएगा। अब एक इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है, पूछता है इंटरव्यू में कि क्या जावा 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। क्या आंसर होगा, क्या आंसर बताओगे, नो। नो बताओगे तो क्यों नहीं है, रीजन। देखो यहाँ पे आपको इतने से काम नहीं चलेगा कि आपने कह दिया नो, तो बस प्रूफ करना पड़ेगा। हर चीज का प्रैक्टिकल प्रूफ क्या है भाई, क्यों नहीं। आजकल जनता सवाल करती है, पढ़ी लिखी जनता हो गई, कांग्रेस के नए जमाने का कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। 10 क्वेश्चन अगर इंटरव्यू में पूछेगा, एक भी नहीं बता पाओगे तो बाहर। 10 में 10, 100% परफॉर्म करना है। क्या बताओ क्यों नहीं है, नहीं है 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है, बिकॉज ऑफ प्रिमिटिव डाटा टाइप।
इन्हीं प्रिमिटिव डाटा टाइप के वजह से जावा 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं, क्योंकि इनके ऑब्जेक्ट नहीं बनते। इनका जब ऑब्जेक्ट बनाना होगा तो एक और कॉन्सेप्ट आएगा, रैपर क्लास। आगे जावा में आपको पढ़ाएंगे रैपर क्लास। रैपर क्लास क्या होते हैं? वो प्रिमिटिव डाटा टाइप को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक, आगे हम उसको पढ़ाएंगे। चलिए यहाँ पे अब बात करेंगे कि ये जो डाटा टाइप हैं इनके साइज कितने होते हैं और अप्रॉक्सीमेट रेंज क्या होता है, इतना आपको आइडिया होना चाहिए। तो जब आप डेवलप करोगे सॉफ्टवेयर, जब क्लाइंट बोलेगा कि मैक्सिमम 10,000 तक ही डाटा मेरे पास आएगा, तो आप उसके अकॉर्डिंग वेरिएबल लोगे। इसका जब 10,000 की बात है तो लॉन्ग नहीं लेंगे, इंट भी नहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमारा काम शॉर्ट से भी हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि उनके मेमोरी साइज कम रहेंगे, वही तो हम देखने वाले हैं कि इसका क्या आएगा। देखिए सबसे पहले हम साइज की बात करेंगे। तो जावा में साइज क्या होता है? फिक्स होता है। ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग है, आगे बताएंगे। जावा क्या है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मीन्स प्लेटफॉर्म पे डिपेंड नहीं करता। सी क्या है? प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, वो डिपेंड करता है प्लेटफॉर्म पे। जिस सिस्टम पे रन करोगे उसके अकॉर्डिंग मेमोरी एलोकेट होगा। यहाँ पे क्या है? फिक्स होता है। तो देखिए बाइट का साइज कितना होता है? 8 बिट। 8 बिट किसके इक्वल होता है? 1 बाइट के। एक बाइट में कितने बिट होते हैं? 8 बिट। और एक बिट में बिट से छोटा क्या होता है? बिट से छोटा नहीं जानते? कभी ये सब भी पूछता है। बिट से छोटा होता है निब्बल। एक बिट में निब्बल या NIBBLE निब्बल। गवर्नमेंट एग्जाम इस सब में ऑब्जेक्टिव में पूछता है। चलिए यहाँ तो अब आपका काम बिट से चल जाएगा। तो बाइट कितना होता है? एक बाइट में कितना होता है? 8 बिट। 8 बिट मतलब एक एक जो बॉक्स होते हैं मेमोरी के, वही बिट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। एक बाइट में 8 बिट होता है। शॉर्ट में कितना होता है साइज इसका? शॉर्ट का 16 बिट। मीन्स अगर बाइट में कहेंगे तो कितना आएगा? 2 बाइट, ये 1 बाइट। ठीक। इंट का साइज 32 बिट, लॉन्ग का 64 बिट, कैरेक्टर का 16 बिट, ठीक है, फ्लोट का 32 बिट, डबल का 64 बिट और बुलियन का 8 बिट। ये साइज आपको याद रखना है। अब बात करते हैं रेंज की। रेंज का मतलब है कि कितने बड़े नंबर स्टोर कर पाएगा, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा। जो बाइट है ये आपका निगेटिव साइड में -128 से प्लस साइड में 127 तक स्टोर करता है। माइनस साइड में 128 और प्लस साइड में 127। तो यहाँ पे अब एक समस्या ये आती है इसी में कि भाई निगेटिव में अगर 128 तक कर रहा है तो प्लस में एक कम क्यों कर रहा है? क्यों? जीरो क्या कर, जीरो कैसे समस्या कर रहा है? न्यूट्रल है उसमें, कुछ क्या वजह क्या है? हम्म, देखो काफी हद तक तुम देखो सही बता रहे हो लेकिन ठीक से नहीं बता पा रहे हो। तो देखो ना, बताते हुए भी थोड़ा सा तुम गलती कर दे रहे हो जिसकी वजह से सही नहीं बता। तो वही बात है ना, प्रॉपर जब तक नहीं बताओगे तब तक कहाँ आदमी समझेगा। तो ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, मतलब तुम एक हिसाब से जानते हो लेकिन प्रॉपर अच्छे तरीके से नहीं बता पा रहे हो। तो ठीक, देखो यहाँ पे इसको समझते हैं। सबसे पहले बात आती है कि 128 कहाँ से आया, या कोई चमत्कार या कहीं से भगवान ला के रख दिया 128? कैसे 128 आ गया, आया कैसे 128? पहले इसकी बात की जाए तब उसके बाद बात करेंगे कम ज़्यादा क्यों हुआ। तो देखो 28 कैसे आया इसकी कहानी देखते हैं। हाँ? नहीं, सबको जोड़ के वहाँ डाल देंगे बाइट में, ऐसा है, चमत्कार नहीं करेंगे। देखो यहाँ पे देखो, हर चीज़ का एक लॉजिक होता है। हमने कहा कि बाइट का साइज होता है 8 बिट। साइज मतलब आकार,
इस बॉटल का 1 लीटर पानी आता है, आकार 1 लीटर का है। वैसे इसका साइज 8 बिट का है। 8 बिट क्या होता है देखिए, एट बिट का मतलब 8 बॉक्स, एक एक बॉक्स एक एक बिट को रिप्रेजेंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। इंडेक्सिंग इसकी होगी, मेमोरी इंडेक्सिंग होती है, हमेशा इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। इधर से भी स्टार्ट कर दो, ये मन में नहीं होना चाहिए कि इधर से सर 0 क्यों नहीं, कहीं से भी लिख दीजिए, फर्क नहीं पड़ता। 0 1 4 5, ठीक है, 0 से लेके 7 तक टोटल कितने हुए, 8। ठीक, 8 बिट हुए, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। अब देखिए ये जो बिट है ये क्या कंटेन करता है, बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर क्या क्या होता है, 0 या 1। तो मीन्स एक बिट में या तो 0 स्टोर होगा या तो 1 स्टोर होगा इसमें, या 0 या 1 या 0 या 1, ऐसे सब में। मीन्स कितनी पॉसिबिलिटी है, 2। बाइनरी जो होता है वो बेस 2 पे काम करता है, इसका बेस क्या है, 2। बेस 2 है मतलब 2 पॉसिबिलिटी, तो 2 लिख दीजिए। कितने टोटल हैं, 8। 8 में से एक बिट ये कंटेन करता है कि नंबर पॉजिटिव है कि निगेटिव, मतलब 10 लगा है नंबर के सामने, पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो एक बिट जो है इधर वाली, देखो जिधर से 0 इंडेक्स लिखा है उधर को बोलते हैं MSB, और जिधर ये लास्ट वाला है क्या बोलेंगे, LSB। फुल फॉर्म क्या होता है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक, जो जिधर से वैल्यू स्टोर होना शुरू होती है उसको बोलते हैं MSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और जिधर से इंड होता है उधर LSB। तो ये LSB की जो लास्ट बिट होती है वो साइन बिट होती है। ठीक, तो एक लास्ट वाली बिट साइन हो गई। अब वैल्यू कंटेन करने के लिए कितने खाने बचे, 7। टोटल 8 थे, एक तो गया साइन में, ये पॉजिटिव है कि निगेटिव, बचे कितने, 7। और पॉसिबिलिटी कितनी है, 2 की, तो 2 की पावर 2 को गुणा करो 7 बार, कितना करके देख लो कितना आएगा, 100। ये चीज पता चला कहाँ से आया, यहाँ से आया है 100। अब देखो जो रेंज होता है वो ऐसे होता है, अब रेंज होना कितना चाहिए था, तो ये जो बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग, ये जो 4 डाटा टाइप हमने ऊपर लिखवाए, बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग, ये चारों साइंड होते हैं। एक टर्म होता है साइंड, एक होता है अनसाइंड। इनका मतलब जानते हो, साइंड का मतलब वो होता है जिसमें प्लस माइनस दोनों कंसीडर किए जाते हैं, तो कहते हैं साइंड। एक होता अनसाइंड, अनसाइंड में ओनली पॉजिटिव आता है। जब ओनली पॉजिटिव की बात आएगी तो कहेंगे अनसाइंड, और साइंड की बात कहेंगे तो दोनों आएगा। तो ये जो चारों हैं ये चारों क्या है, साइंड है। मतलब पॉजिटिव वैल्यू भी स्टोर करेंगे, निगेटिव वैल्यू भी स्टोर करेंगे। तो इसका रेंज कितना होना चाहिए था, होना चाहिए था -2⁷ से +2⁷ ये होना चाहिए था। तो प्लस वाले को आगे लिखा नहीं जाता है, तो प्लस माना जाता है। तो इसको जब आप करते तो आता -128 से +128, लेकिन हमने यहाँ पे क्या लिखा, -128 से +127, जो बीच में एक गायब हो गया है। अब इस पे आ जाते हैं। इतना क्लियर हुआ, हर चीज को एकदम डीपली अंडरस्टैंड करो अच्छे से, कहीं कोई डाउट हो बताइएगा। ये होना चाहिए था, लेकिन एक यहाँ पे पॉजिटिव साइड से कम आ रहा है, क्यों आ रहा है उसका रीजन देखिए। देखिए अगर हम माइनस साइड में स्टोर करेंगे तो मैक्सिमम क्या कर पाएंगे, 128, समझ रहे हो। इसके बाद तो 27 आएगा, के बाद और ऐसे घटता जाएगा घटता जाएगा घटता जाएगा। सुनो तो देखो हम जैसे बता रहे हैं, यहाँ पे फिर आएगा -2, -1, -0। अब -0 हो गया सबसे छोटा वाला। अब क्या आएगा,
+0 इससे प्लस नहीं लिखा जाता है, लेकिन हम लिख दे रहे हैं +0 +1 +2 ऐसे डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, 128 तक जाना चाहिए था। के हिसाब से देखो रेंज -128 से +128 है, तो -128 से शुरू होके +128 तक जाएगा। बीच में आप देखो 0 कितनी बार आ गया, और 0 को हम ह्यूमंस लोग उन्होंने क्या मान के रखा है, न्यूट्रल। मतलब 0 जो है वो ना तो पॉजिटिव है ना ही निगेटिव है, वो भी 2 बार कंसीडर हो रहा है। अगर आप ये देखें तो इसमें 2 बार कंसीडर हो रहा है, तो एक 0 को कम किया गया, बस 0 है, अभी भी है 0, लेकिन वो न्यूट्रल है। 2 बार जो आ रहा था उसी एक 0 को कम कर दिया गया है, तो एक रेंज पॉजिटिव साइड से कम हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखना होगा, -1। तो 2 की पावर 7 से 2 की पावर 7 -1, तो यहाँ पे जब -1 करेंगे तो कितना बचेगा, 100। ये भी इंटरव्यू में पूछता है। एकदम क्लियर हुआ, समझ में आया अच्छे से, ऐसे बताना है। चलिए हो गया, और कुछ नहीं, डाउट नहीं, आगे देखते हैं। बिल्कुल तुम्हारे सामने कह रहे हैं कि ये साइंड है, मतलब पॉजिटिव भी स्टोर करेगा, निगेटिव। जैसे अगर -1 और +1 स्टोर कर रहा है तो 0 क्यों नहीं करेगा भाई? जब माइनस प्लस दोनों वैल्यू कंसीडर हो रही है तो 0 के साथ भेदभाव क्यों छोड़ देना चाहिए था? क्यों तुम्हारा फूफा है? हाँ, किसने कहा न्यूट्रल है? ये क्यों न्यूट्रल नहीं है भाई? समानता का अधिकार समझते हो? इसके साथ पार्शियलिटी क्यों? जब -1 +1 ले सकते हैं तो -0 +0 क्यों नहीं ले सकते? समझ गए? तो इसलिए होता है यहाँ पे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ क्यों नहीं, कितना टाइम हो गया लगा हुआ है? चलो इसके बस रेंज लिख लो। सुनो यहाँ पे रेंज लिख लो, क्योंकि अधूरा रह जाएगा। रेंज लिख लीजिए, फिर इसके आगे कल कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि बात ये होता है कि अच्छे से अंडरस्टैंड करने में टाइम लगेगा। शुरुआत का पहला जो चैप्टर 2-3 चैप्टर अच्छे समझ लो, फिर बाकी चीज़ें समझ में आएंगी, वो भी अच्छे से किया जाएगा। तो रेंज की बात करें तो देखिए शॉर्ट का अप्रॉक्सीमेट रेंज जो होगा -32 के मीन्स होता है 1000 +32 इंट का -2 बिलियन, बी फॉर बिलियन, 2 बिलियन से +2 बिलियन। लॉन्ग का आएगा -9 बिलियन से +9 बिलियन। कैरेक्टर का रेंज देखिए, कैरेक्टर जो होता है वो यूनिकोड सिस्टम को फॉलो करता है। ये साइंड थे, यूनिकोड में क्या आएगा, ओनली पॉजिटिव, अनसाइंड क्या आएगा, 32,000। 32,000 समथिंग होता है, लेकिन हमें वाला पार्ट नहीं, बस अप्रॉक्सीमेट देखना है, 32,000। फ्लोट में, फ्लोट जो होता है ये अलग रूल पे काम करता है। इसके लिए एक आपका यूज होता है IEEE 754 फॉर्मेट। फॉर्मेट पे इसका रेंज कैलकुलेट किया गया है, और इसका रेंज आता है माइनस साइड में 10 की पावर 31 से +10 की पावर 31। 10 के बाद 31 जीरो लगा दो, उतना बड़ा नंबर स्टोर हो जाएगा। 10 के बाद 5 जीरो लगाते हो तो 1 लाख हो जाता है, और 31 लगा दोगे, सोचो क्या आ जाएगा इसमें, बहुत बड़े बड़े नंबर स्टोर हो जाएंगे। डबल में माइनस साइड में 10 की पावर 63 से प्लस साइड में 10 की पावर 63। अंतरिक्ष की दूरी अगर मापना होगा तो इसी को लगाएंगे, ठीक है? यहाँ पे वो भी आ जाएगा, बहुत बड़ा नंबर स्टोर कर सकते हैं। बुलियन का, बुलियन में सिर्फ 2 ही चीज़ें स्टोर होती हैं, ट्रू और फॉल्स, और इसका कोई रेंज नहीं होता है। ट्रू और फॉल्स स्टोर करता है बस 8 बिट में। ये हो गया रेंज। ये जो नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप है ये आपका डायनेमिक होता है, इसका कोई फिक्स मेमोरी नहीं है, जितना साइज बढ़ेगा ऑटोमेटिक साइज बढ़ेगा, इसमें कोई फिक्स मेमोरी, इनका साइज फिक्स है, इनका क्या है, डायनेमिकली एलोकेट होगा, इतना ज़्यादा रहेगा अपना हो। ये हुआ, इसके आगे हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। अभी इसमें बहुत सी चीज़ें बची हुई हैं, कल हम आपको बताएंगे। चलिए आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।